नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों इस वर्ष के सारे रिकॉर्ड्स आप लोगों ने तोड़ दिए। मुझे लगता है ये प्यारे बच्चों सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया लगभग वेटिंग में, है ना? इससे पहले तो नहीं रहा होगा कभी संदेश, है ना? वेटिंग में मेरे बच्चे 2100 बच्चे आज वेटिंग में थे। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का बहुत, बहुत, बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मेरे बच्चे आप लोगों ने मेरा दिल जीत लिया कि भाई टेस्ट के नाम पर हमने कहा था कि टेस्ट में आप सभी बच्चे को जुड़ना है और वेटिंग में आप देख सकते हैं 2100 बच्चे हैं। यानी आज लाइव सेशन में मिनिमम 7000 बच्चे जुड़ने वाले हैं। ये प्यारे बच्चों हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 7000 प्लस बच्चे एक साथ जुड़ करके आज टेस्ट देंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस नंबर को पूरा करेंगे। तो प्यारे बच्चों एक बार आप सभी लोग इस सेशन को जल्दी जल्दी से अपने सभी दोस्तों के पास पहले शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में। बिहार के जितने भी बच्चे हैं जो क्लास 12th में पढ़ते हैं उन्हें ये पता चलना चाहिए कि भाई दिशा ऑनलाइन क्लासेस में, दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस में आज संजय सर खुद आए हैं टेस्ट लेने के लिए। तो प्यारे बच्चों पूरा दम लगा दीजिए, मैं टाइमर शुरू करता हूं और 1 मिनट के अंदर ये आंकड़ा 5000 प्लस और बहुत ही जल्दी 7000 बच्चे लाइव में जुड़ने चाहिए। युवराज सर कह रहे थे कि सर आपके क्लास में आज 7000 बच्चे जुड़ने वाले हैं। मैंने बोला अच्छा देखते हैं। और बच्चों सभी लोग सेशन को एक बार लाइक भी कर दीजिए। मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग कैसे हैं। जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए आप लोग कैसे हैं बच्चों, है ना? कैसे हैं आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। बढ़िया है, मस्त हैं, गुरुजी बहुत अच्छे हैं। कैसे हैं आप लोग एक बार जल्दी बताओ फटाफट। बढ़िया है गुरुजी, अच्छे हैं। हाँ, आप लोगों का अच्छा होना, आप लोगों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। माता पिता सब सही है? चलो तो एक बार बच्चों आप लोग पूरा दम लगा दीजिए। क्या आप लोग चाहते हैं कि पोल होना चाहिए? आप लोग कह रहे थे गुरुजी कि हिंदी की क्लास में पोल होना चाहिए, पर वही है एक बार पोल मतलब एक फिर 100 मिनट लगभग 1.5 पौने 2 घंटा। क्या आप लोग चाहते हैं पोल होना चाहिए? आप लोग बोलेंगे पोल तो फिर पोल करवाएंगे मेरे बच्चे, लेकिन वही है कि रुकना पड़ेगा। हर हर क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देने के लिए थोड़ी देर रुकना पड़ेगा मेरे बच्चे, बताओ, है ना? अगर आप चाहते हो थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा पोल में, अगर आप बोलोगे तो हम पोल करवा देंगे, है ना? क्या बच्चों पोल करवाना है, यस और नो कि नहीं सर? सीधा चलिए आंसर में बताओ। अगर आप बोलोगे पोल करवाना है तो मुझे वही रुकना पड़ेगा, हर हर क्वेश्चन के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, नहीं तो सीधा हम लोग बनाते चलेंगे। जल्दी बोलो। नो 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 नो, यस नो, यस नो, यस नो। दोनों आ रहे हैं मेरे बच्चे, बताओ क्या करना है। ठीक है, वही है, उसमें थोड़ा समय देना पड़ता है। जैसे पोल हुआ फिर समय देना पड़ेगा उसमें जवाब में। ठीक है, बताओ। संदेश भाई, संदेश कहाँ गया? ठीक है ना? तो बताइए पोल होगा क्या? हो जाएगा, करो तो देखते हैं बच्चों, है ना? अगर ज्यादा टाइम नहीं लेता है तो हम लोग पोल करते हैं और देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आनंद और बच्चों बढ़ जाएगा, आनंद और बढ़ जाएगा अगर पोल होता है तो। चलिए, तो मेरे बच्चे एक बार और आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं। मैंने कहा है 7000 बच्चे और आप लोगों के डिमांड पर पोल की भी सुविधा कर दी गई है। हर क्वेश्चन का जवाब आप बच्चों पोल पर दे सकते हैं। तो एक बार बच्चों इसके लिए ताली बजा दो सब लोग कि गुरुजी, है ना? आप लोग पोल पोल कह रहे थे, आज आप लोग का पोल का भी ख्वाहिश पूरा हो रहा है। तो जल्दी से सब लोग ताली बजाएंगे मेरे बच्चे और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि क्लास 12th का मेरे बच्चे हिंदी का जो चैप्टर है वो कौन कौन से चैप्टर हैं। तो पहला है बच्चों गद्य खंड के आपके 3 चैप्टर, क्या आपने पढ़े हैं? तो बच्चों यस लिखकर भेजो, हाँ गुरुजी पढ़े हैं। उसके बाद काव्य खंड के भी 3 चैप्टर और व्याकरण के 2 चैप्टर, कुल मिलाकर 8 चैप्टर का टेस्ट होने वाला है। और देखते हैं कौन बनता है विजेता, आखिर कौन वह बच्चा है जो विजेता बनेगा इस बार बच्चों, वो पता चलेगा। ठीक है ना? पोल तो हम करेंगे बच्चों, लेकिन आपको कोशिश करना है कि हर क्वेश्चन का जवाब एकदम स्पीड में देना है। दोगे?
बताओ, स्पीड में दोगे तो प्यारा सा दिल भेजना कि हाँ गुरुजी, जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा, हे भगवान क्या हो गया, जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा तुरंत हम जवाब दे देंगे जल्दी से। सब लोग पहले वादा करो मुझसे कि सर क्वेश्चन मिलते ही हम तुरंत जवाब दे देंगे, क्योंकि बच्चों फिर नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, 100 क्वेश्चन में 100 मिनट लग जाएगा। पहले वादा करो सब लोग। 7000 लाइव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। यस, आज आप ये आंकड़ा बच्चों पार होने दीजिए। यस गुरुजी, यस यस यस। तो चलो भाई, सब लोगों ने वादा कर लिया है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश जी का नाम लेकर के मेरे बच्चे, श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुवेम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी का नाम लेकर शुरू करते हैं। और बच्चों कहते हैं कि सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं दे। बच्चों अभी भी रात रात जगकर हम मेहनत करते हैं, आप लोगों को भी अभी भी मेहनत करना चाहिए पूरा रात रात जग करके, क्योंकि हमारा ड्रीम क्या है बताओ? क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में, सॉरी क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में मेरे बच्चे ड्रीम हमारा होना चाहिए 450 प्लस का, 450 प्लस लेकर चलना है। और मेरे बच्चे चलिए हम शुरू करते हैं। ये है आपका बैच। जो बच्चे परचेज नहीं किए हैं बैच में जरूर जुड़ जाइए। अगर आप मुझसे ऑल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, दिशा की टीम से पढ़ना चाहते हैं, तो जरूर जुड़ जाइए। क्लास 12th का बैच दिशा में कितने रुपए में आता है बच्चों बताना? 1800 रुपए में। बच्चों सिर्फ बैच नहीं है, आपका लाइव बैच है, रिकॉर्डेड बैच है, क्रैश कोर्स है, रामबाण तांडव अंतिम प्रहार, चैप्टर वाइज नोट्स, टेस्ट, सब कुछ मिलता है। मुझे लग नहीं रहा है कि नया सेशन में हम पढ़ा रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे क्रैश कोर्स चल रहा है ना बच्चों? मतलब क्या बताऊं मैं, कितना खुश हूं अंदर से, है ना। लेकिन संडे स्पेशल टेस्ट है ना मेरे बच्चे, संडे स्पेशल टेस्ट है ना। मुझे लग रहा है कि मैं किस बैच में पढ़ा रहा हूं। 1 2 3, और ये रहा आपका पहला सवाल मेरे बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ेंगे बहुत ध्यान से। क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन लिखा गया है। पहला सवाल जल्दी कीजिएगा। सवाल लिखा गया है कि बातचीत निबंध के, है ना, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? ठीक है ना, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? और बच्चों आपके पास ऑप्शन है, पोल हो गया है, तो प्लीज आप लोग पोल में ही जवाब दीजिए। आप लोग कमेंट लिखिए मत, पोल में जवाब दीजिए, ठीक है ना। पहला ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है मेरे बच्चे मोहन राकेश, दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, तीसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, और चौथा ऑप्शन है भगत सिंह। तो बच्चों बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? जल्दी से 5000 आंसर आ चुका है, अभी और आना बाकी है मेरे बच्चे। 5100, 5200, जल्दी से आंसर बताएंगे सब लोग। मैंने आप लोगों ने वादा किया था कि मैं बहुत जल्दी आंसर करूंगा। 5300, 5500, अभी भी 2500 आंसर कम है बच्चों, 5600 लगभग। चलिए तो आंसर टिक कर दिया जाए, बताओ आंसर टिक किया जाए। 8000 बच्चों में 6000 आंसर आए हैं, मतलब अभी भी 2000 लगभग आंसर नहीं आया है मेरे बच्चे। लगभग 6000 के आसपास आंसर आया। प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। लिखा गया है कि बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, तो सही आंसर है इसका मेरे बच्चे कौन है? बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। लिखा गया है, सेकंड क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। ऐसे ऑप्शन डायरेक्ट देने का नहीं है, कोई देना पड़ता, लिखना ही पड़ेगा। अरे पहले से लिख के रखो, है ना। नेक्स्ट बच्चों कि बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? 1867, 1872, 1870 और 1854। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं मेरे बच्चे। जल्दी से बताओ सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसका 1867 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? और सही में बहुत जल्दी जल्दी आपको जवाब देना है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? पहले तो बड़ा थोड़ा फास्ट होता था ना। अच्छा ये ऑप्शन है, चलो। तो मेरे बच्चे सवाल पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए दिया है भारतेंदु युग के, प्रेमचंद्र युग के, द्विवेदी युग के, या इनमें से कोई नहीं। मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ाया है बच्चों, याद कीजिए। जवाब एकदम सही सही आना चाहिए कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, बताओ। तो बालकृष्ण भट्ट जो है बच्चों वो भारतेंदु युग के हैं, जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारतेंदु युग। सवाल संख्या देखते हैं 4।
4 नंबर सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, अपने मन में ये बैठा लीजिए कि कुछ भी हो जाए हम एक भी सवाल गलत नहीं करेंगे। मेरे बच्चे पोल आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, मैं देख रहा हूं, है ना, नहीं तो और आप लोग तेजी से जवाब देते। सवाल है बालकृष्ण भट्ट की माता जी का क्या नाम है। ऑप्शन है सुशीला देवी, रजनी देवी, पार्वती देवी या सविता देवी। जल्दी से बताओ बालकृष्ण भट्ट। विद इन सेकेंड 4000 पुल, 6000 पुल विद इन सेकेंड हो रहा है। क्या संदेश है ना, बहुत हंसी लग रहा है देख कर, 6000 पुल विद इन सेकेंड। तो बालकृष्ण मैंने देखा अभी 0 था और डायरेक्ट हो गया 6000। बालकृष्ण भट्ट की माता जी का क्या नाम है, तो उनकी माता जी का नाम है पार्वती देवी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5 है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, आपको बताना है कि मेरे बच्चे जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 23 जून 1884 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 23 जून 1844 में, ऑप्शन सी है 20 जुलाई 1902 में, या 18 सितंबर 1834 में। शर्त यह है बच्चों कि प्लीज आप लोग है ना मत देखना, कोई भी बुक देखकर मत बताना, नोट्स देखकर मत बताना, सीधा आंसर करना है आपको। बुक देख करके, नोट्स देख करके आंसर नहीं बताना। बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म है वो 1844 ईस्वी में हुआ था, आपको याद होना चाहिए। 1844 ईस्वी में मेरे बच्चे, 23 जून 1844 में। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है, क्वेश्चन एग्जाम में आया है। रेल का विकट खेल, कछवा धर्म, रेणुका या प्राय है ना प्राच्य विद्या। कौन सी मेरे बच्चे कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है ना। थोड़ा लेट हो जाता ना पोल में, थोड़ा और पहले होना चाहिए था, है ना। मेरे बच्चे बताओ क्या करें, थोड़ा सा लेट हो रहा है पोल में, रोक दें पोल को। मुझे लगता है पोल को रोक देना चाहिए, समय ज्यादा लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि अब जो अपडेट, ये पहले ऐसा नहीं था ना, ऐसा ही था। अच्छा, तो वो ऑप्शन क्यों लगता है, एबीसीडी सिर्फ लिखने का नहीं आता है। अच्छा। नो सर, नो सर, नो सर, अच्छा। चलो ठीक है, फिर नहीं रोकते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना, बालकृष्ण कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है, तो आंसर होगा हमारा रेल का विकट खेल, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सवाल संख्या 7 बच्चों। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा है। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा है। आपको ऑप्शन पर ध्यान देना है और सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए उर्वर, ऑप्शन बी अनुपयोगी, ऑप्शन सी प्रगतिशील, ऑप्शन डी प्रतिगामी। और मुझे विश्वास है कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग सही करेंगे, पर बहुत सारे बच्चे इसका गलत भी आंसर करते हैं। जल्दी से एक बार बताएंगे। 85% बच्चों का 5000 में से 76% अब सही जा रहे हैं, है ना। 6000 पोल आया है अभी तक में और 75% बच्चे, 6500 में लगभग 70% बच्चे सही हैं कि निबंध लेखन की दृष्टि से, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा है। तो बच्चों याद रखेंगे भारतेंदु युग उर्वर है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, उर्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे, यानी उनके पिताजी, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी क्या थे। एक किसान थे, एक व्यापारी थे, एक मजदूर थे या एक कवि थे। बच्चों हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे वो आसान हो चाहे वो कठिन हो, हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, एक बार आप मुझे बताएंगे कि हर ऑब्जेक्टिव सवाल 1 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का है बताना एक बार सब लोग। कि हर ऑब्जेक्टिव सवाल कितने मार्क्स का होता है, इसीलिए चाहे वो आसान हो चाहे वो कठिन हो, जैसा भी हो आपको जवाब देना है। काजल कुमारी, धर्मेंद्र कुमार 9000 प्लस लाइव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज लगता है क्या हो गया है आप लोगों को, हाँ। जल्दी से पोल करिए, बहुत तेजी में पोल कीजिए मेरे बच्चे। हम चाहते हैं कि कम से कम 8000 पोल होने चाहिए, अगर 9000 बच्चे हैं तो कम से कम इतना पोल तो होना ही चाहिए, है ना। इसलिए 7000 तक मामला जाएगा मुझे लग रहा है, पर 8000 तक जाना चाहिए। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पोल कीजिए। जिन बच्चों को पोल करने नहीं आता है, जहां आप कमेंट करते हैं वहीं पर पोल का ऑप्शन है,
ठीक है, जहां पर आप कमेंट करते हैं वहीं पोल का ऑप्शन है। सर पोल नहीं आ रहा है मेरे पास। अरे भाई साहब ये कौन सी बात है, नहीं आ रहा, कैसे नहीं आएगा भाई, पोल तो आना चाहिए। चलो, तो बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे? तो उनके पिता क्या थे मेरे बच्चे? उनके पिता एक व्यापारी थे, आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। उनके पिता एक व्यापारी थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सवाल संख्या 9 है कि 1867 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रांस की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी? अब ये सवाल जो बच्चे पढ़े हैं सिर्फ वही बता पाएंगे। ऑप्शन ए प्रयाग के मिशन स्कूल से, ऑप्शन दूसरा है प्रयास, लिखा है प्रयास के मिशन स्कूल से, प्रयोगवाद के मिशन स्कूल से, या प्रगति ना या प्रतियोगिता मिशन से। तो मेरे बच्चे आई थिंक जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए बहुत इजी होगा बताना। 1867 में बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी? सही उत्तर बताएंगे बच्चों जल्दी जल्दी से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो सही है वो है प्रयाग के मिशन स्कूल से, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। सवाल संख्या 10 है 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त कौन हुए थे? आप लोग याद कीजिए, जब पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था वहां पर 1888 ईस्वी में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा वो नाम है जो अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए थे? ऑप्शन ए है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी है बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों प्लीज फटाफट से आंसर कीजिए सही उत्तर क्या होगा, और आप लोग पोल में जवाब देने की कोशिश कीजिए। सवाल है 1888 ईस्वी में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला स्कूल, माफ कीजिए पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट जी थे, जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पहला 10 सवाल बताइएगा, 10 में से आप लोगों ने कितना सही किया है? मुझे पूरा भरोसा है कि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है उनका 10 में से 10 सही होगा। एक बार जल्दी बताओ कितना सही किया आप लोगों ने 10 में से? है ना, 10 में से 10 होना चाहिए ना, 10 में से 10 होना चाहिए, मुझे पूर्ण भरोसा है। चलो भाई सबका 10 में से 10 है। 11वां नंबर सवाल आपके आपके सामने। 11वां नंबर सवाल कह रहा है मेरे बच्चे कि किसकी प्रेरणा से बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी वर्धनी सभा की रचना की थी? किसकी प्रेरणा से बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी वर्धनी सभा की रचना की है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी माता जी, ऑप्शन डी पिताजी। किसकी प्रेरणा से बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी वर्धनी सभा की रचना की है? जल्दी बताओ स्पीड में। किसकी प्रेरणा से बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी वर्धनी सभा की रचना की है? तो बच्चों सही आंसर हमारा होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? मेरे बच्चे उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? 12 नंबर सवाल का सही उत्तर देंगे। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? मेरे बच्चे 20 नंबर तक हम पोल करवाएंगे, उसके बाद नहीं, क्योंकि बहुत टाइम ले रहा है। मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन में हमें रुकना पड़ता है, आप लोग पोल करते हैं, थोड़ा फास्ट कर लेंगे। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या नामवर सिंह। तो उसने कहा था कहानी आप लोगों को अच्छे से याद है कि मेरे बच्चे ये जो कहानी है वर्ष 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें विमल राय नाम के व्यक्ति ने इस पर फिल्म भी बनाई है, और ये सवाल पूछा गया है कि लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? ये कहानी किस वर्ष लिखी गई थी मेरे बच्चे बताना कमेंट सेक्शन में कि ये कहानी जो है ये किस वर्ष लिखी गई थी। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है 1920 में, 1915 में, 1921 में और 1922 में। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई है? जस्ट अभी हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि मेरे बच्चे उसने कहा था जो ये कहानी है ये किस वर्ष लिखी गई है। तो बच्चों आंसर बताएंगे आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में, और
और एक बार पोल का भी ऑप्शन है, एक पोल हुआ है डायरेक्ट 5000 हो गया फिर, है ना। तो मेरे बच्चे, है ना, उसने कहा था शीर्षक कहानी जो है वो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। अगला सवाल देखते हैं, 14 नंबर सवाल आपके सामने। नेक्स्ट बच्चों, उसने कहा था ये कहानी है ना। ऑप्शन ए युद्ध की कहानी, ऑप्शन बी दिव्य प्रेम की कहानी, ऑप्शन सी प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बच्चों उसने कहा था यह कैसी कहानी है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उसने कहा था यह कैसी कहानी है बच्चों, है ना। तो इसमें युद्ध की चर्चा है, नो डाउट, बिल्कुल है। दिव्य प्रेम की कहानी है, बिल्कुल है। प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, बिल्कुल है। तो आंसर होगा बच्चों इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर देखेंगे, डी नंबर ऑप्शन अगर आप लोगों ने चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर सवाल है मेरे बच्चे। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। अच्छे से इसका जवाब दे दीजिए, इसके बाद बच्चों हम डायरेक्ट आंसर करें क्योंकि 100 क्वेश्चन है, समझिए। तो इसके बाद फिर पोल का ऑप्शन हम हटा देंगे, सिर्फ जल्दी जल्दी से आप लोग को आंसर करना है ना। 15 क्वेश्चन लगभग कर लिया आप लोगों ने पोल में, मन एकदम मन खुश हो गया होगा। तो पूरा मौका है इसमें जवाब देने का मेरे बच्चे, सब लोग जवाब दीजिए, है ना। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग जवाब दीजिए, और आपको अप्रॉक्स 1 मिनट का समय भी हम देते हैं। और चलिए 1 मिनट का समय है इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। आप लोग, अरे भैया मेरे, आराम से इसका जवाब दीजिए। सवाल पूछा गया है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है बच्चों। कृतिका कुमारी लिख रही हैं, ए गुरुजी आज रात भर पढ़ाइए सर। नहीं मारेंगे ना, रात भर कौन पढ़ाता है भाई। वो वाला क्लास चलेगा ना, यादगार क्लास, तो फिर आप लोगों को रात भर पढ़ाएंगे। जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर भेजिए अपना। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तृतीय, सॉरी कारगिल लिखा है, हल्दी घाटी। जल्दी जल्दी से जवाब देंगे मेरे बच्चे। अप्रोक्स 7000 बच्चों ने जवाब लगभग लगभग होने वाला है। भाई मेरे काम कर जाओ, हाँ ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो कहानी प्रकाशित हुई है वो वर्ष 1915 में हुई है, और प्रथम विश्व युद्ध अगर आप देखेंगे तो ये वर्ष 1914 में हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है प्रथम विश्व युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रथम विश्व युद्ध। चलो हाउ इज द जोश लिख देना संदेश भाई। नेक्स्ट, अब मेरे बच्चे यहां से थोड़ा फास्ट चलेंगे, नहीं तो पता चले भाई 11 बज जाएगा। तो क्या आप लोग फास्ट चलने के लिए तैयार हैं, एक बार दिल भेजिएगा कि सर हम लोग तैयार हैं। क्या आप सभी फास्ट चलने के लिए तैयार हैं, बताओ बताओ जल्दी से। क्या आप सभी फास्ट चलने के लिए तैयार हैं। चलो भाई, तो जल्दी जल्दी से सब लोग हाउ इज द जोश पर क्लिक करके बताइएगा कैसा जोश है आज के सेशन में। लीजिए सवाल देखते हैं, 16 नंबर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास है। ऑप्शन ए गुलेर कांगर हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कांगड़ा में या बनारस में, या मेरे बच्चे जयपुर में, कहां पर है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहां पर है, अगर आप देखेंगे मेरे बच्चे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास पूछा गया है, मूल निवास, जल्दी से। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास जो है मेरे बच्चे गुलेर कांगर हिमाचल प्रदेश में इनका मूल निवास है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने बीए की डिग्री किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बनारस विश्वविद्यालय। गुलेर जी ने बीए की डिग्री कहां से प्राप्त की है, मेरे बच्चे बताएंगे। 17 का सही जवाब बताएंगे कि गुलेर जी ने बीए की डिग्री कहां से प्राप्त की है। देखो इधर ही पढ़े हैं, कुछ दिन पहले पढ़े हैं, पर दिमाग से बहुत कुछ भूल रहे हैं हम लोग। कुछ दिन पहले पढ़े हैं, है ना। तो गुलेर जी ने ये जो डिग्री प्राप्त की है बीए की, वो मेरे बच्चे इलाहाबाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट है कि गुलेरी जी 1916 में किस विभाग के अध्यक्ष बने थे। तो गुलेर जी 1916 में किस विभाग के अध्यक्ष बने थे, याद होगा हिंदी विभाग, संस्कृत, अंग्रेजी या इतिहास। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए, फटाफट लिखेंगे, जल्दी जल्दी से लिखेंगे। तो मेरे बच्चे संस्कृत विभाग के बने थे, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी गुलेर जी की है। कौन सी कहानी गुलेर जी की है, जल्दी से बताओ। निम्नलिखित में कौन सी कहानी गुलेर जी की है। ऑप्शन ए बुद्धू का कांटा, या कफन,
पूस की रात या नमक का दरोगा। तो मेरे बच्चे याद कीजिएगा, इनमें से गुलेर जी की जो रचना है वो बुद्धू का काटा है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, गुलेर जी किस शताब्दी के प्रमुख गद्य साहित्यकार थे? कौन से शताब्दी के प्रमुख गद्य साहित्यकार थे? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कौन से शताब्दी के प्रमुख गद्यकार थे? तो मेरे बच्चे आप देखेंगे वर्ष 1915 में वो लिखते थे, तो आप कह सकते हैं 15 में लिखते थे, तो इसको हम कहते हैं 20वीं शताब्दी। क्या बोलेंगे? 20वीं शताब्दी। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ, आज से 100 साल बाद अगर बिहार के बच्चों को पूछा जाएगा कि संजय सर किस शताब्दी के शिक्षक थे, तो आप लोग क्या बताएंगे? बताओ। आप लोग तो नहीं रहेंगे, मतलब आपके बेटा पोता सब क्या बताएगा? संजय सर किस शताब्दी के शिक्षक थे? तो आप लोग कहेंगे भैया सर तो 2026 में पढ़ा रहे थे, इसका मतलब सर 21वीं शताब्दी के थे। उसी प्रकार से गुलेर जी जो हैं यहाँ पर 20वीं शताब्दी के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी को किस रूप में माना जाता है? उसने कहा था कहानी को किस रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए, हिंदी कहानी का आरंभ, हिंदी कहानी का मील का पत्थर, हिंदी कविता का उदाहरण या नाटक का प्रारंभ। मेरे बच्चे हमने पोल में आपसे पूछा है हाउ इज द जोश, तो प्लीज आप सभी लोग पोल में जरूर बताना कि जोश कैसा है क्लास का, जोश मीटर बताना सब लोग। तो उसने कहा था कहानी को किस रूप में माना जाता है? तो इसे हिंदी कहानी का मील का पत्थर मानते हैं। गुलेर जी ने किस विषयों पर निबंध लिखे हैं? कौन से विषयों पर निबंध लिखे हैं गुलेर जी ने? ऑप्शन ए, केवल साहित्य, केवल इतिहास, प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषय पर, या केवल राजनीति पर। बताओ आंसर क्या होगा 22 का? तो 22 का सही आंसर होगा मेरे बच्चे प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के कितने भाग हैं? मेरे बच्चे कुछ दिन पहले पढ़े हैं, एक आध महीना हुआ होगा। उसने कहा था कहानी के कितने भाग हैं? कुछ दिन पहले पढ़े थे, याद कीजिए फटाफट से। उसने कहा था कहानी के कितने भाग हैं? कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था और बताया था कि कुल मिलाकर 5 भाग हैं। कितने भाग में युद्ध की चर्चा है मेरे बच्चे? तो युद्ध की चर्चा 3 भाग में है, ये चीज याद रखेंगे। वह 3 भाग कौन कौन सा है? तो दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? जो बच्चे भूल गए होंगे समझिए कि आप नहीं पढ़ते हैं, बहुत ठगी करते हैं आप, अपने आप से ठगते हैं। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म मैंने पढ़ाया था मेरे बच्चे, कब? 2 अक्टूबर 1902 में, माफ कीजिए 11 अक्टूबर 1902 में, 1900, 1905 या 1900 बताओ। तो मेरे बच्चे आप याद कीजिए, मैंने पढ़ाया था 1902 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनका निधन कब हुआ था? क्या किसी बच्चे को याद है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे जयप्रकाश नारायण जी का निधन कब हुआ था। याद होगा आप सभी को, वह डेट था 1979 ईस्वी में निधन हुआ था। 1979 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण जी के पिता का क्या नाम था बच्चों? हमने पढ़ाया है जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम हरसु दयाल, मोतीलाल, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। याद कीजिए जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम मैंने हरसु दयाल पढ़ाया था। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? स्कूल में, घर पर, विदेश में या मंदिर में? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? एकदम एग्जैक्ट हमने बताया था उस टाइम कि जयप्रकाश नारायण जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी। तो जयप्रकाश नारायण जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर ही प्राप्त की थी। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जयप्रकाश नारायण जी किस वर्ष अमेरिका गए थे? एकदम बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष अमेरिका गए थे? मेरे बच्चे बताओ, जयप्रकाश नारायण जी किस वर्ष अमेरिका गए थे? तो मेरे बच्चों आंसर बताओ फटाफट से। अमेरिका वर्ष मेरे बच्चे अमेरिका कब गए थे? तो 1922 ईस्वी में अमेरिका गए थे। ऑप्शन नंबर ए सही है, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? गीता, या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, या भारत एक खोज, या बच्चों डिस्कवरी ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयप्रकाश नारायण जी की है? तो आप कहेंगे गुरुदेव रचना है ऑप्शन नंबर सी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? क्या आपको याद है? फटाफट से बताएंगे। 1925, 29, 32 या 42? मेरे बच्चे जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? बताओ।
तो सबको पता होना चाहिए वर्ष 1929 में शामिल हुए थे। जयप्रकाश नारायण जी को किस जेल में प्रमुख रूप से रखा गया था? कई बार जेल गए थे लेकिन सबसे प्रमुख रूप से रखा गया था तिहाड़ जेल, नासिक जेल, हजारीबाग सेंट्रल जेल या अंडमान जेल में। कुछ दिन पहले ये क्वेश्चन करवाया गया है, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग गलती नहीं करेंगे। जयप्रकाश नारायण जी को किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग सेंट्रल जेल। आप लोगों को याद होगा ऑप्शन सी। मेरे बच्चे 30 सवाल में एक बार जल्दी जल्दी से बता दो कि 30 में से आप लोगों ने कितना सही किया है, कौन बनेगा विजेता। और आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो अभी सेशन को लाइक कीजिए फटाफट से। 7000 प्लस लाइक्स पूरे होने चाहिए इस सेशन में, और अपने दोस्तों को खूब शेयर कीजिए जिन्होंने भी शेयर नहीं किया है। 30 प्रदीप कुमार जी, रोशन कुमार, सादिक हैं, पंकज कुमार जी हैं। 29 सही है गुरुजी, सही कहना, झूठ मत बोलना कोई भी, ठीक है ना। कंचन कुमारी हैं, ललिता कुमारी हैं, प्रिंस कुमार हैं, दिव्या है। सबका आंसर सही है, किसी का 29, किसी का 28, किसी का 30। मैक्सिमम 30 में से 30 वाले बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है जयप्रकाश नारायण 1954 में से किस आंदोलन में जुड़े थे? आपको याद होगा कि वर्ष 1954 में जयप्रकाश नारायण जी चिपको, सर्वोदय, किसान या स्वदेशी, तो वह सर्वोदय से जुड़े थे। अपने दिमाग से फटाफट आंसर पूछिए। जनता पार्टी का गठन किसके मार्गदर्शन में हुआ था? पूछिए अपने दिमाग से। नेहरू जी, गांधी जी या जेपी या पटेल, किनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ था? तो बच्चों जनता पार्टी का गठन हुआ था जयप्रकाश नारायण जी के मार्गदर्शन में। जयप्रकाश नारायण किस विचारधारा से प्रभावित थे? पूंजीवाद, मार्क्सवाद, साम्राज्यवाद या फांसीवाद? तो आपको पता है कि वो अमेरिका जब गए थे वहां पर उन्होंने मार्क्सवाद की पढ़ाई की थी मेरे बच्चे, और वहां से वो बहुत प्रभावित थे, तो मार्क्सवाद से प्रभावित थे। कहते हैं जयप्रकाश नारायण के पिता किस विभाग में कार्यरत थे? रेलवे में, नहर विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग। तो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो याद होगा जयप्रकाश नारायण जी के पिता, बताओ कमेंट सेक्शन में, नहर विभाग में थे बच्चों। कहते हैं जन मुक्ति पुस्तक में क्या संकलित है? जो जन मुक्ति पुस्तक है आपने पढ़ा होगा कि जो भाषण 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में दिया गया था, वह भाषण किस पुस्तक में है? तो जन मुक्ति नामक जो पुस्तक है उसी में है। तो बच्चों बताओ जन मुक्ति पुस्तक में क्या है? कविता, कहानी, नाटक या भाषण? तो कहना गुरुदेव भाषण। कहते हैं लेनिन की मृत्यु कब हुई? बच्चों ये तो 10th में भी आप लोग पढ़े थे, याद होगा। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण को किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपिता, लोकनायक, लौह पुरुष या गुरुदेव। राष्ट्रपिता हम गांधी जी को कहते हैं, लोकनायक हम जयप्रकाश नारायण को कहते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं। नेक्स्ट है कि जायसी की रचना, यहां से अब काव्य खंड शुरू हो गया मेरे बच्चे। जायसी की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? काव्य खंड में तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। काव्य खंड में एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। क्या आप अपना 100% दोगे? बोलो यस और नो मेरे बच्चे। क्या आप अपना 100% देंगे? बोलो यस और नो, है ना। तो काव्य खंड में आपको अपना 100% देना है, 1-2% नहीं, अपना 100% देना है। दोगे कि नहीं बताओ, यस और नो। तो मेरे सभी बच्चे को अपना 100% काव्य खंड में देना है। सवाल पूछा है जायसी की रचना कौन सी है? तो करबक जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है? मैंने पढ़ाया था, प्रेम मार्गी हैं, ज्ञान मार्गी हैं, कृष्ण मार्गी हैं, इनमें से कोई नहीं। तो मलिक मोहम्मद जायसी मेरे बच्चे आपने पढ़ा होगा प्रेम मार्गी कवि हैं। जायसी का जन्म स्थान बताइएगा। दिल्ली में हुआ था, इलाहाबाद में, जायस कब्र अमेठी में या भागलपुर में? जायसी का जन्म मेरे बच्चे कहाँ हुआ था? तो वह जायस कब्र अमेठी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जायसी की भाषा क्या है? आपने बच्चों पद्मावत के बारे में सुना होगा, और पद्मावत से ही इसी के ऊपर वाले और नीचे वाले खंड से हमारा करबक बना है। पूछा गया है इनकी भाषा बताइए, मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा। तो जो पद्मावत है ना बच्चे, ये अवधी भाषा में लिखी गई है। किसमें? अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो भाषा है वो अवधी है।
अगला सवाल है करबक कहाँ से लिया गया है? आखिरी कलाम से, अखड़ावट से, मधुमालती से या पद्मावत से? करबक कहाँ से लिया गया है? आप लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा जल्दी आंसर करेंगे। करबक मेरे बच्चे पद्मावत से लिया गया है। कहते हैं कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन मलिक शेख ममरेज यानी मलिक राजे अशरफ, या मलिक ममरेज शेख, या शेख मलिक ममरेज, या राजे मलिक ममरेज। तो कवि मलिक मोहम्मद जायसी के जो पिता हैं उनका नाम था मलिक शेख ममरेज, जो ऑप्शन ए सही होगा। अगला है कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों के नाम बताइए, उनकी जो रचनाएं हैं। ऑप्शन ए, क्या उन्होंने पद्मावत और अखरावट ही लिखा है, या आखिरी कलाम चित्ररेखा ही लिखा है, या कहरा नामा, मसला या मसल्ला नामा, या उपयुक्त में सभी लिखा है? बताओ। 44 आप लोगों ने पढ़ा था, अच्छे से पता होगा उन्होंने क्या लिखा है। गुरुदेव कहते हैं उन्होंने सब लिखा है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि दोनों करबकों में कौन सा रस पाया जाता है? दोनों करबक में कौन सा रस है? भक्ति रस तो कहीं करबक में आपको नहीं दिखेगा, श्रृंगार रस, माफ कीजिए, भृंगार रस भी नहीं है, हास्य रस भी नहीं है, बस शांत रस कह सकते हैं। दोनों में शांति रस है, दोनों में शांत रस ही कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास, हे भगवान। अब सूरदास के बारे में चले गए जिन्होंने कृष्ण जी का बखान किया था। मेरे बच्चे सूरदास ने सबसे ज्यादा अगर कृष्ण के विषय में, कृष्ण भगवान जी के विषय में अगर किसी व्यक्ति ने लिखा है तो उनका नाम क्या है? सूरदास। कहते हैं सूरदास का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो मेरे बच्चे आगरा है, मथुरा है, सिही है, काशी है। तो उनका जन्म सिही में हुआ था, याद होगा आपको। नेक्स्ट है सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? मेरे बच्चे सूरदास के बारे में हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा है। हमने बताया था आपको कि सूरदास की जो मृत्यु है वृंदावन, मथुरा या पारसोली या काशी। तो मैंने बताया था कि मथुरा से थोड़ा सा पास हटके एक पारसोली गांव है। कहते हैं सूरदास किस भाषा के कवि थे? बच्चों देखो, करबक को लिखने वाले मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो अवधी भाषा के थे, लेकिन सूरदास के बारे में पढ़ें तो यह व्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं सूरदास को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? एग्जैक्ट आपने याद रखा होगा, सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि सूरदास को हिंदी साहित्य का कहा जाता है, हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। अगला सवाल है सूरदास किस समूह के प्रमुख कवि थे? नवद्वार, अष्टछाप, सप्तऋषि या पंचतत्व? आपको पता होगा मेरे बच्चे, अगर हम बात करें कि सूरदास जी किस समूह के प्रमुख कवि हैं तो मेरे बच्चे वो अष्टछाप के थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और आधा टेस्ट आपका कवर हो चुका है। 50 सवाल में मेरे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखना कि 50 में मेरे बच्चों ने कितना सही किया है 50 में से। अगर 50 में आप 40 प्लस कर दिए होंगे, अगर 40 प्लस आपका हो गया होगा तो आप यकीन मानिए आगे भी अच्छा कर पाएंगे। चलिए 50 में 50 है, 50 में 48 है, 47 है, 46 है। बहुत 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 ही अच्छा हो रहा है। चलिए बढ़ जाए आगे, आगे बढ़े बच्चों। बढ़िया गया सर टेस्ट। अच्छा अभी आधा टेस्ट बचा हुआ है, अभी आधा टेस्ट बचा हुआ है मेरे बच्चे। बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिखा गया है कि सूरदास जी कैसे स्वभाव के थे? क्रोधी थे? बिल्कुल नहीं। घमंडी थे? विनम्र थे? कठोर थे? सूरदास जी कैसे स्वभाव के थे? भैया मेरे सूरदास जी बिल्कुल विनम्र स्वभाव के होंगे। सूरदास जी की अन्य रचना कौन सी है? विनय पत्रिका, सूर सारवली। बच्चों विनय पत्रिका ना तुलसीदास की रचना है, तो सूरदास जी का नाम यहाँ नहीं आ सकता है। और साकेत या कामायनी, कामायनी भी इनकी रचना नहीं है, तो आंसर होगा सूर सारवली। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, सूरदास के पदों में कौन सा भाव प्रमुख है? तो सूरदास जी कृष्ण के बारे में वीर रस नहीं, वात्सल्य भाव, हास्य रस या रुद्र रस? आपने देखा था जो इन्होंने रचना लिखी है मेरे बच्चे, सूरदास के जो पद हैं उसमें दोनों में कृष्ण भगवान जी के बारे में, एक में कृष्ण को जगाया जा रहा है और दूसरे में कृष्ण जी अपने पिता की गोद में बैठ के खा रहे हैं। दोनों में आप देखेंगे तो वात्सल्य प्रेम है। नेक्स्ट है सूरदास का दीक्षा काल कब से कब तक है? बच्चों सूरदास का दीक्षा काल कब माना जाता है? तो आप लोगों ने पढ़ा था सूरदास का दीक्षा काल 1909 और 10 के बीच है। सुकर क्षेत्र के वासी कौन थे? हमने पढ़ा था श्री हरिदास, जानकी दास, प्रहलाद दास या नर हरिदास।
मेरे बच्चे सूरदास के जो गुरु थे, मेरे बच्चे जो गुरु थे, जो शिक्षा गुरु थे, सूरदास के जो शिक्षा गुरु थे, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि उनका नाम क्या था? नरहरिदास बच्चों, नरहरिदास था, है ना? माफ़ कीजिएगा, कौन से गुरु थे? शिक्षा या दीक्षा गुरु थे नरहरिदास, जो कहाँ के थे? सुकरखेत के थे। अगला है गीतावली किसकी रचना है? मेरे बच्चे सूरदास, नाभादास, मलिक मोहम्मद जैसी, तुलसीदास। तो गीतावली किसकी रचना है? मेरे बच्चे जिसमें भी वली लगा है, वली लगा है, वो सब तुलसीदास की रचना है। जिसमें वली लगा हो वो तुलसीदास की रचना है। तो मेरे बच्चे ये तुलसीदास की रचना होगी, ऑप्शन नंबर डी अगर आपको याद हो तो। हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना 2027 के पेपर में 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 100% ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा कि हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे कहते हैं? तो समन्वयवादी कवि कहा जाता है हिंदी का, तुलसीदास को समन्वयवादी कवि कहते हैं। अगला है काशी में कितने वर्ष तक रहकर तुलसी विद्या अध्ययन किए थे? ये भी मैंने बताया था, कितने वर्षों तक रहकर काशी में तुलसीदास जी ने पढ़ाई की थी, अध्ययन की थी? 15 वर्षों तक, याद कीजिए, मैंने बताया था। तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते हैं? तुलसीदास जी अपना पेट कैसे भरते हैं? तो बच्चों प्रभु राम का नाम लेकर के, कहते हैं कविता करके, कथा वाचन करके, राम कथा गाकर या भिक्षा मांगकर। तो कहते हैं मेरे बच्चे आंसर होगा राम का कथा गाकर पेट भरते हैं। कहते हैं वरवे रामायण किनकी रचना है? न वरमे रामायण किनकी रचना है? तो वरमे रामायण तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। मेरे बच्चे बताइएगा तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के हैं। नेक्स्ट है बच्चों, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? लगन पत्रिका, प्रणय प्रण प्रणय पत्रिका, सीता स्वयंवर या विनय पत्रिका? विनय पत्रिका के रचनाकार तुलसीदास हैं। 100% याद रखना, एकदम क्वेश्चन परीक्षा में छपेगा। अगला सवाल है मानस, रामचरितमानस का रचना समय क्या है? रामचरितमानस का रचना समय क्या है? रामचरितमानस को लिखना स्टार्ट किया था 1631 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश, अयोध्या, हाजीपुर या प्रयाग? तो तुलसीदास का जन्म बच्चों कहाँ हुआ था? तो राजापुर में हुआ था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? मेरे बच्चे इधर ही कुछ दिन पहले हमने पढ़ाया है आपको, कुछ दिन पहले पढ़ाया है कि रामचरितमानस क्या है। रामचरितमानस गीति काव्य है, कथा है, महाकाव्य है या खंड काव्य है? रामचरितमानस क्या है मेरे बच्चे? रामचरितमानस एक महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरोत्तम दास, नरेंद्र दास, नरहरिदास या नवीन दास? मेरे बच्चे तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? शिक्षा गुरु थे शेष सनातन, और दीक्षा गुरु की बात करें तो आंसर है नरहरिदास। अगला सवाल है हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में है? हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में है? हमने पढ़ाया था मेरे बच्चे, हनुमान बाहुक 44 छंदों में है। कहते हैं विनय पत्रिका की भाषा क्या है? मेरे बच्चे ब्रज भाषा में विनय पत्रिका को लिखा गया है, ब्रज भाषा में। और बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि पद्मावत को किस में लिखा है, तो पद्मावत को कहिएगा अवधी भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया है। हनुमान बाहुक को तुलसी की किस कृति का अंग माना जाता है? जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली? किसका अंग माना जाता है? मैंने पढ़ाया था मेरे बच्चे। 69 नंबर सवाल है, बताइएगा हनुमान बाहुक को तुलसी की किस कृति का अंग माना जाता है? आंसर होगा कवितावली। पढ़ के आए हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया था? किन दो भाषाओं को तुलसीदास जी ने अपनाया है? तो भाषा का नाम है मेरे बच्चे अवधी और ब्रज भाषा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की है? ऑप्शन ए सीवा बावनी, मसला नामा बिल्कुल नहीं है, लहर या दोहावली? निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की है? आंसर होगा दोहावली इनकी रचना है। अगला सवाल देखते हैं कबहू अम्ब अवसर पाई, यहाँ पर अम्ब संबोधन किसके लिए है? कबहू अम्ब अवसर पाई, मेरे बच्चे याद कीजिए अम्ब शब्द किसके लिए है?
राम लक्ष्मण सीता रावण, तो कहते हैं यहाँ पर जो अम शब्द है वो माँ सीता जी के लिए है। कहते हैं कौन सी कृति तुलसीदास की है? उत्तर रामचरितम, रामायण, रामचरितमानस या खंजन नयन, खंजर नयन। बताइए बच्चों कौन सी रचना तुलसीदास की है? रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में है? माफ कीजिएगा ये सवाल रिपीट हो गया है, मुझे लगता है कि बच्चे ने गलती से रिपीट कर दिया है। मेरे बच्चे कितने छंदों में है बताइएगा? हनुमान बाहुक 44 में है। अगला सवाल देखते हैं, किस कवि का मूल नाम राम बोला था? मेरे बच्चे राम 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 जपते रहते थे, इनका राम नाम राम बोला पड़ गया। राम बोला किसका नाम है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, राम बोला किसका नाम है? तो तुलसीदास जी के राम बोला नाम है। अब यहाँ से बच्चों 75 क्वेश्चन बुक के थे, बताइएगा 75 में कितना सही किया? अब यहाँ से 25 क्वेश्चन ग्रामर के होंगे। 75 क्वेश्चन बुक के थे, आपने कितना सही किया? अब यहाँ से व्याकरण शुरू होता है। कहते हैं मेरे बच्चे रिवीजन में ही क्या है बताओ? रिवीजन में ही डिवीजन है, रिवीजन में ही डिवीजन है। जो बच्चा रिवीजन करेगा उसका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा, इसीलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है ऐसे टेस्ट से फ़ायदा होता है? मुझे लगता है एज अ टीचर मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। हम एक मास्टर हैं लेकिन हमको बहुत फ़ायदा हो रहा है। हमको लगता है कि अगर ये टेस्ट होता है तो सब कुछ रिवीजन हो जाता है, सब कुछ रिवीजन हो जाता है। आप बताओ एज अ ना टेस्ट से कैसा लगता है बताओ? टेस्ट से फ़ायदा है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर टेस्ट होता है तो क्या इसके फ़ायदे हैं? यस और नो? मेरे बच्चे हम कहेंगे बहुत फ़ायदे हैं। एकदम दिमाग रिकॉल हो जाता है, दिमाग में सब कुछ फटाफट से आने लगता है। हर वीक होना चाहिए टेस्ट गुरुजी, मज़ा आ जाएगा टेस्ट हो जाए तो। चलिए सवाल पूछा गया है मेरे बच्चे, सवाल है स्वदेश उदाहरण है, किसका उदाहरण है बच्चों? देखिए स्वदेश शब्द को अगर आप देखेंगे यहाँ पर दो शब्द जुड़ा है, एक है स्व और दूसरा है देश। स्व मतलब होता है अपना या खुद का, और देश मतलब तो देश होता ही है, तो दोनों शब्दों का अर्थ है। मैंने बताया था ऐसे शब्द जिसके खंड करने पर दोनों का कोई अर्थ ना हो उसे रूढ़ कहते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों का अर्थ है। दोनों का अर्थ है तो हम इसे यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक। और अगर यह कोई विशेष अर्थ धारण कर लेता तो हम उसे योग रूठ कहते। तो यहाँ आंसर होगा यौगिक, क्योंकि दोनों का कोई अर्थ है। स्व और देश दोनों अलग अलग कर दें तो कोई अर्थ निकलता है। अगला सवाल है इनमें कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है, यानी जिसका कोई अर्थ ना निकले? देखेंगे विद्यालय को तोड़ेंगे तो अर्थ निकलेगा, यानी ये रूढ़ नहीं है। दशानन विशेष अर्थ धारण करेगा, ये भी नहीं है। विद्यार्थी भी धारण करेगा, नहीं है। यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है कमल। कमल को तोड़ने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, और ऐसे ही शब्दों को हम रूढ़ कहते हैं। अगला है ओष्ठ शब्द कैसा है? ओष्ठ मेरे बच्चे संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत के मूल शब्द को हम तत्सम कहते हैं। संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, अर्थात ओष्ठ जो शब्द होगा मेरे बच्चे, आप लोग कान खोलकर सुनेंगे अच्छे से कि ओष्ठ जो शब्द होगा वो तत्सम होगा। अगला क्वेश्चन है भिक्षा कैसा शब्द है? तो भिक्षा भी मेरे बच्चे संस्कृत का शब्द है। भिक्षान देहि, माते भिक्षान देहि, तत्सम होगा। नेक्स्ट है वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उसे कहते हैं। देखो बच्चों, जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले वो समझो अपने देश का शब्द है। जिनका पता ही नहीं है कि ये तत्सम है तद्भव है, जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले उसे देशज मान लिया जाता है। जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले उसे क्या मान लेते हैं? देशज। कहते हैं तुरंत शब्द कैसा है? तुरंत मेरे बच्चे तुरंत शब्द कैसा है? तो देखो ये तुरंत जो है ना मेरे बच्चे, ये एक शब्द होता है शीघ्र। संस्कृत में एक शब्द है शीघ्र। शीघ्र बच्चों तत्सम शब्द है। अब हमने शीघ्र को थोड़ा सा चेंज करके बना लिया है तुरंत। ये बच्चों ये हमारा तद्भव है। ये क्या है? ये हमारा तद्भव है। तो तुरंत कैसा शब्द है? तो तुरंत एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्प कैसा शब्द है? तो वाष्प बच्चों संस्कृत का शब्द है। वाष्प संस्कृत का मूल शब्द है। इसका एक शब्द और बना है भाप। तो भाप शब्द में होता है तद्भव, तद्भव, और वाष्प में होता है तत्सम। क्या होता है? तत्सम, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है। अगला है निम्नलिखित शब्द में तद्भव शब्द कौन सा है? तो पक्ष,
कूप, वाष्प, ओठ। देखो ओठ बच्चों तद्भव है। ओठ तद्भव कैसे है? क्योंकि ओठ नहीं होता है, संस्कृत में हम इसे ओष्ठ कहते हैं। ओष्ठ शब्द में होता है तत्सम और इसी का होता है तद्भव ओठ। तो ओठ कैसा शब्द हो गया? ओठ कैसा शब्द हो गया? तो तद्भव हो गया। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? आम नहीं बच्चों, आम नहीं होता है, आम्र होता है। आम हमारा तद्भव शब्द है, यहाँ तत्सम पूछा है। नीम, कर्पूर, भाप। भाप तत्सम नहीं है बच्चों, तत्सम भाप नहीं होता है, वाष्प होता है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब बचा दो ऑप्शन, एक होता है कर्पूर, है ना, कर्पूर सही है, हाँ यही लगता है मुझे, सी नंबर सही लग रहा है। तत्सम शब्द सी नंबर मुझे सही लग रहा है। 84 का ऐसे मेरे पास आंसर सीट भी है जिसका सही आंसर सी होगा। अगला है भाप शब्द कैसा है? तो देखिए बच्चों, भाप शब्द वाष्प से बना है। वाष्प एक तत्सम शब्द है, लेकिन भाप एक तद्भव शब्द है। मैंने पहले ही बोला था कि यह एक तद्भव शब्द होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर, अघोष वर्ण कौन कौन से हैं? कौन सा घोष है और कौन सा अघोष है? मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा। कहते हैं य, र, ल, व, ह, तालिब श, मूर्धन्य श, दंड श। ठीक है ना? तो ये जो आप चार चीज देख रहे हैं, ये बच्चों ये दोनों है, तो ये तो बिल्कुल सही है अपने आप में। ये बाकी स्वर है, जितने भी स्वर होते हैं और ये क्या होते हैं? ये होते हैं मेरे बच्चे, है ना, या इसको क्या बोलते हैं? इन वर्णों को हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ वर्ण। अंत, इसको उष्म बोलते हैं। ये उष्म वाले जितने हैं, इसमें से अघोष पूछा गया है 86। 86 में अगर आप देखेंगे तो 86 का सी नंबर ऑप्शन होगा, माफ कीजिएगा, स अनुस्वार है, सी नंबर ह बच्चों। अघोष में ह आएगा। इसका रूल आपको निकाल के एक बार देखना पड़ेगा। इसका सी नंबर ऑप्शन दिया गया है ह। ह अघोष में आता है। नेक्स्ट है क का उच्चारण स्थान क्या होगा? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है। क जो है वो क वर्ग से है और इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। ये बहुत ही ज्यादा इजी हो गया, कंठ हो जाता है। अगला है अ और प्लस ई से मिलकर कौन सा वर्ण बनेगा? तो अ और ई मिलने से ए बनता है। आप लोग को पता होना चाहिए, पता होगा ही। ह का उच्चारण स्थान क्या होता है? मेरे बच्चे, क वर्ग के साथ में दो वर्ण और हैं, अ और ह। इन सब का उच्चारण स्थान कंठ ही होता है। आप कभी ना कभी पढ़े होंगे, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है औ, कौन से वर्णों के मेल से बना है? कौन से? अ और ई मिलने से ए बनता है, तो अ हो नहीं सकता है। अन प्लस ओ से नहीं होगा, अ प्लस ई से नहीं, अ प्लस ओ से बच्चों औ बनता है। यानी यहाँ पर सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लास्ट 10 क्वेश्चन है, छ का उच्चारण स्थान पूछा है, यानी च वर्ग के बारे में पूछा है। आपको मैंने ट्रिक बताया था, के टी एम, के से कर्ण, टी से मेरे बच्चे, टी से तालु। तो जितने भी च वर्ग में होते हैं वो सबका उच्चारण स्थान तालु होता है। यहाँ भी तालु होगा। व्यंजनों के अंत में हलंत लग जाने से उसका मान हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे बच्चों मान के चलो म है, लास्ट में हलंत लगा दो, तो है लास्ट में हलंत लगा दो, तो व्यंजन के अंत में हलंत लग जाने से उसका मान आधा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अ। मैंने बताया था ना कि क वर्ग के साथ में और बच्चों अ है और ह, इन सब का उच्चारण स्थान मेरे बच्चे कंठ ही होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हिंदी में अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? याद कीजिए। अंतस्थ वर्ण में बच्चों य, र, ल, व, ये सब अंतस्थ में ही आते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अगला है निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो मेरे बच्चे, च जो है ये पहला है ना, क, क, ख, ग ये तीसरा है ना, क, ख, ग, घ, अंघ, क, ख, ग, घ, अंघ, क, ख, ग, घ, अंघ, ये बच्चों चौथा है। ठीक है ना, और ये लौ है। तो मुझे लगता है कभी भी इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, है ना, या तो पहला तीसरा पांचवा होना चाहिए, है ना। मेरे बच्चे मुझे लगता है कि ये तीसरा वाला नहीं होगा। 95 का बताओ, रूल भूल जाने से दिक्कत होता है। 95 का ए नंबर सही है। तीसरा चौथा पांचवा होगा अघोष में, अघोष वर्ण में यही होगा बच्चों, यही चौ, है ना। इसका रूल होगा देखना, पहला या दूसरा शायद, है ना। ए नंबर दिया है, ए, ठीक है ना। चलो थोड़ा रूल पढ़ते रहना बीच बीच में। अंघ का पूछा है, अंघ का मेरे बच्चे, अंघ जो है ना वो क वर्ग में आता है और क वर्ग में बच्चों क्या होता है? कंठ होता है।
3 सवाल है, त का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो त वर्ग का पढ़े होंगे मेरे बच्चे, चाहे त हो, थ हो, द हो, ध हो, दंत न हो, इसको दंत न पढ़ते हैं, यानी मेरे बच्चे यानी त जो है इसका दंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? मेरे बच्चे उच्चारण के स्थान पर स्वर के कितने भेद हैं? देखो जिसमें है ना, एक तो होता है एक मात्रा, है ना मेरे बच्चे, एक में तो एक मात्रा लगता है तो एक मात्रिक होता है, कम समय लगता है। फिर मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है तो द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, है ना, है ना। तो मेरे बच्चे हम कह सकते हैं दो। उच्चारण के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा प्लुत स्वर है? एक विशेष प्रकार का भी स्वर है प्लुत, जिसमें 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम। मैंने पढ़ाया है कि बच्चों प्लुत में क्या होता है, 3 गुना समय लगता है, जैसे कि ओम। लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के कितने भेद हैं, है ना। एक सवाल को देखने दो बच्चों मुझे, यहाँ 98 नंबर का, मुझे शक है इसमें, 98 में शक है, नहीं सही है। अब चलो लास्ट बच्चों 100 नंबर सवाल है, 100 नंबर है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर भी अगर हम स्वर के देखें, स्वर के देखें तो स्वर के 2 भेद हैं, सही है वो, ठीक है। चलिए, तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है मेरे बच्चे, स्कोर ऑफ टेस्ट यानी टेस्ट का स्कोर आपके 100 में से कितना सही हुआ है। सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे बहुत अच्छे से, है ना। कमेंट सेक्शन में अच्छे से लिखेंगे कि आपने कुल कितना सही किया है 100 में से, और एक आध क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है, हो गया होगा, है ना। कई बार क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत, जल्दी बताओ, है ना। अगर आपने 90 प्लस सही किया है तो हम कहेंगे बहुत ही अच्छा है मेरे बच्चे। 90 प्लस, अगर 90% प्लस सही है तो हम इसको बेस्ट बोलेंगे। 80% प्लस सही है उसको गुड बोलेंगे। 70% प्लस सही है उसको एवरेज बोलेंगे। और अगर 50% से कम सही है तो बच्चों खराब बोलेंगे। इसको खराब बोलेंगे, इसको सुधार की आवश्यकता है, इसको सुधार करना चाहिए, है ना। तो प्यारे बच्चों, अब वही है कि आपको बहुत सारे कमेंट करने हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में जितना भी आप कमेंट कर सकते हैं, आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना स्कोर, दो चीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना है। पहले नाम, जैसे मान लो मेरा नाम संजय है तो मैं लिखूंगा संजय कुमार, और मेरा स्कोर कितना है, मान लीजिए कि 94 आउट ऑफ 100, तो ऐसे लिखना है। बल्कि है ना, बाकी ये टेस्ट कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सब लोग लिखिएगा कैसा लगा। और बच्चों, क्या आप लोग चाहते हैं कि इस चीज़ को कंटिन्यू किया जाए, आगे भी टेस्ट हो, सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और क्या ऐप पर इसका टेस्ट लगा देना चाहिए, अगर आप लोग कहोगे सर ऐप पे भी इसका टेस्ट लगा दीजिए, ताकि हम लोग टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहें, तो जरूर लगा देंगे, है ना। बाकी जो बच्चे अभी भी एडमिशन लेकर नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों से कहूँगा अगर आप ऑफलाइन जाते भी हैं तो साथ में आप दिशा का बैच रखिए, बहुत हेल्प मिलेगा। आप कोई भी चैप्टर जाकर आप पढ़ सकते हैं, है ना। लाइव है, रिकॉर्डेड बैच है, सब कुछ है, सिर्फ 1800 रुपये प्राइस में, है ना। क्योंकि एक बार समय बीत जाता है तो फिर समय नहीं मिलता है। एक समय आएगा आपके पास बहुत पैसे होंगे पर आप 11th में नहीं होंगे, 12th में नहीं होंगे। चलिए है ना, अगर कहीं मिस्टेक हुआ हो, एक आध मिस्टेक, तो बच्चों है ना, एक आध मिस्टेक अगर हुआ हो, चलिए तो टेस्ट लगा देंगे। आप लोग कमेंट जरूर करना। मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। और हाँ, एक चीज आप लोग को कहना था बच्चों, फिजिक्स वाले सर और केमिस्ट्री वाले सर अभी छुट्टी में है, एक दिन के लिए शादी घर गए हैं। यहीं पर एक सर हैं, है ना, इंग्लिश मीडियम के, उनकी सिस्टर की शादी है, हम नहीं जा पाए बहुत काम की वजह से। तो मैं चाहता हूँ क्या फिजिक्स वाले सर के टाइम पर मैं सुबह मैथ का क्लास ले लूँ। सुबह कितने बजे? 7 बजे मैथ का क्लास, 7 AM में फिजिक्स का क्लास आप लोग का होता है, बोलो हाँ या ना। लेकिन बच्चों फिजिक्स वाले सर अभी छुट्टी में है, 1-2 दिन के लिए, एक दिन शायद लगेगा, है ना। बस एक दिन कल के लिए छुट्टी है, परसों से पढ़ाएंगे, एक दिन के लिए वो छुट्टी में है। वो भी मैंने ही भेजा है उन्हें, क्योंकि मैं नहीं जा पाया तो उन्हें भेज दिया, है ना। तो मेरे बच्चे बताओ, क्या 7 AM में ही मैथ की क्लास ली जाए? बोलो हाँ या ना। अगर हाँ तो बच्चों कल सुबह 7 बजे ही हम मैथ का क्लास ले लेंगे, ताकि सुबह सुबह आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है ना। चलो, सुबह केमिस्ट्री होता है, ओ केमिस्ट्री होता है, सॉरी, अच्छा केमिस्ट्री होता है, हाँ। तो ठीक है, दोनों सर गए हैं छुट्टी में, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों।
तो बच्चों हम केमिस्ट्री के टाइम पर ले लेंगे, फिर सर तो लगता है अपना टाइम पे आके ले ही लेंगे तब। आप लोग बोलोगे तो हाँ, नहीं बोलोगे तो नहीं, कोई बात नहीं है, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? चलो, बाय। लव यू बच्चों। आज का क्लास में मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत 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 मज़ा आया। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। चलो, संडे का टेस्ट करके बहुत मज़ा आता है ना? बहुत मज़ा आता है। बाय।